So, hello everyone, myself Nishant Kumar Karn and I am a second year undergrad student from National Institute of Technology, Agartala. We are back again with a very good question from JEE Advanced 2016. ये question करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, I ensure you. So, let's get started. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस 2016. ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करके आपको समझ में आएगा कि जेई एडवांस्ड के लिए आपकी थ्योरी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. आपका न्यूमेरिकल अप्रोच तो अच्छा होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका क्रिटिकल थिंकिंग या थियोरेटिकल थिंकिंग भी अच्छी होनी चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो लेट्स स्टडी यहाँ पे क्या बोला गया है, इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है. Consider an evacuated cylindrical chamber of height h having a rigid conducting plates at the ends. हमें एक सिलेंड्रिकल चैम्बर दिया गया है जिसके दोनों एंड्स पे कंडक्टिंग प्लेट्स लगाए हुए हैं और इस सिलेंड्रिकल चैम्बर का जो हाइट है वो h दिया हुआ है. अ नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स made of lightweight and soft material are coated with a conducting material and are placed on the bottom of the plate. On the bottom plate, the balls have a radius small r. Now a high voltage source is connected across the conducting plates such that the bottom plate is at plus V0 potential and the top plate is at minus V0 potential. Due to their conducting surface, the balls will get charged, will become equipotential with the plate and are repelled by it. The balls will eventually collide with the top plate where the coefficient of restitution can be taken to be 0. इस चीज को नोट करना जरूरी है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, मतलब कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन होगा. ड्यू टू द सॉफ्ट नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉल्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चैम्बर कैन बी कंसिडर्ड टू बी ओके. इस बात को नोट करना जरूरी है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, यानी कि जो कोलिजन होगा बॉल्स का टॉप प्लेट के साथ, दैट विल बी कंप्लीटली इन इलास्टिक. वाई? बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट नेचर ऑफ द मटीरियल्स ऑफ द बॉल. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चैम्बर कैन बी कंसिडर्ड टू बी दैट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. चेम्बर को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इक्विवेलेंट बोला गया है. अज्यूम दैट देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द बॉल्स एंड इंटरैक्शन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल. तो ये अज्यूम करना है कि बॉल्स के आपस के बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं हो रहा है. तो सिचुएशन हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है. ये हमारा सिलेंड्रिकल चेम्बर है जिसका हाइट जो है वो स्मॉल h है और दोनों एंड्स पे हमारे कंडक्टिंग प्लेट्स लगाए गए हैं. ये हमारा बॉटम प्लेट जो कि प्लस V0 पोटेंशियल पे है, ये टॉप प्लेट जो कि माइनस V0 पोटेंशियल पे है, और ये हमारा एक हाई वोल्टेज बैटरी है. यहाँ पे हमारा एमीटर है टू मेजर द करंट. इनिशियली यहाँ पे जब प्लस V0 पोटेंशियल है तो बॉल्स रखे हुए हैं, कंडक्टिंग बॉल्स. जो बॉल्स है वो शुरू में यहाँ पे है इस बॉटम प्लेट के साथ. जैसे ही इनका पोटेंशियल प्लस V0 के बराबर हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल जैसे ही हो जाएगा, तो ये हमारा रिपेल करने लगेगा. ये प्लेट हमारा इन बॉल्स को रिपेल करेगा, बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगे और इवेंचुअली यहाँ जाके कोलाइड कर जाएंगे. जब कोलिजन का जो कोएफिशिएंट होगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन होने वाला है. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ऊपर जाने के बाद बॉल्स के साथ क्या होगा? द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द ऑपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ. क्या बॉल्स कोलाइड करने के बाद ऑपोजिट चार्ज के साथ नीचे की तरफ आएंगे? द बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन द टू प्लेट्स. क्या बॉल्स दोनों प्लेट्स के बीच में SHM खेलेंगे? The balls will bounce back to the bottom plate carrying the same charge they went up with. क्या बॉल्स सेम चार्ज के साथ नीचे की तरफ आएंगे? यानी कि अगर प्लस क्यू के साथ जाते हैं तो क्या प्लस क्यू के साथ ही वापस आएंगे? और द बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप प्लेट एंड रिमेन देयर. क्या वहां पे ऊपर की तरफ चिपक के रह जाएंगे? तो इसका आंसर जरा देखते हैं. Here, when the balls are at the bottom plate, they will remain at the bottom plate until the electric potential on the surface of all the spheres is equal to the potential on the bottom of the sphere. ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ही इमेजिनेशन का खेल है. तो इसको आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि जब बॉल्स इस वाले प्लेट के साथ अटैच्ड रहेंगे
तो जो कंडक्टिंग बॉल्स हैं वो तब तक ही इस प्लेट के साथ अटैच रहेंगी जब तक उनका सरफेस का जो पोटेंशियल है वो इस प्लेट के पोटेंशियल के साथ बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, दो कंडक्टिंग थिंग्स अगर एक साथ कांटेक्ट में है, यू कैन अज्यूम दिस सिचुएशन एज दो चार्ज्ड प्लेट्स है, दोनों को अगर हम लोग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों का पोटेंशियल अल्टीमेटली बराबर आ जाता है इक्विलिब्रियम पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे दोनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाता है। तो सेम काम कुछ यहां पर भी होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि जो बॉल्स हैं वो इस प्लेट के साथ तब तक कांटेक्ट में रहेंगे जब तक इनका जो सरफेस पोटेंशियल होगा, बॉल्स के सरफेस का जो पोटेंशियल है वो जब तक इस प्लेट के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये दोनों बॉल्स यहां पे कांटेक्ट में रहेंगे। जैसे ही बराबर हुआ ये प्लेट सारे बॉल्स को रिपेल करेगा और फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि इसको एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अज्यूम करने को बोला गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बॉल्स सारे ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। नाउ एज द बॉल्स आर पॉजिटिवली चार्ज द सिलेंडर इज अज्यूम्ड टू बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, thus total charge on all the balls is equal to the opposite to the charge on the negative plate of the cylinder। अब यहां पे क्या होगा कि बॉल्स जब ऊपर की तरफ मूव करेंगी और ऊपर जाके चिपक जाएंगी। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है तो बॉल्स ऊपर जाके चिपक गई। अब वो तब तक ऊपर वाले प्लेट के साथ कांटेक्ट में रहेंगी जब तक जो बॉल्स का पोटेंशियल है वो ऊपर वाले प्लेट के पोटेंशियल के साथ बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसको एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अज्यूम करने को बोला गया है। तो अगर बॉटम प्लेट पे टोटल चार्ज प्लस क्यू था तो अपर प्लेट पे टोटल चार्ज माइनस क्यू होगा। कैपेसिटर में ऐसा ही होता है, एक प्लेट पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरे प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू होता है। तो इस प्लेट का चार्ज प्लस क्यू था तो ऊपर वाले प्लेट का चार्ज माइनस क्यू होगा। ठीक है, यानी बॉल्स का चार्ज अगर प्लस क्यू है तो ऊपर वाले प्लेट का चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू होगा। अब जब तक इन बॉल्स का जो पोटेंशियल है वो माइनस वी नॉट के बराबर नहीं हो जाता तब तक वो बॉल्स ऊपर वाले प्लेट के साथ चिपकी हुई रहेंगी। जैसे ही बॉल्स का पोटेंशियल माइनस वी नॉट के बराबर होता है, बॉल्स विल अगेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड प्लेट। तो जैसा काम पिछली बार हुआ था जब बॉटम प्लेट के साथ बॉल्स थी, वही काम ऊपर वाले प्लेट के साथ भी होगा। जैसे ही पोटेंशियल माइनस वी नॉट के बराबर हुआ, बॉल्स फिर नीचे आना शुरू कर देंगी। तो द बॉल्स as the balls reach the upper plate, they will stick to the negative plate, stay there until the potential on the surface of all the spheres is equal to minus v naught। फिर से नीचे आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि बॉल्स जो है वो ऑपोजिट चार्ज के साथ नीचे वाले प्लेट की तरफ मूव करेंगी। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ए। द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द ऑपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट शुड बी इक्वल टू ए एक्चुअली। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द ऑपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट में क्या यहां पे पूछा है, द एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट रजिस्टर्ड बाय द एमीटर। यहां पे स्टेडी स्टेट में इस एमीटर की जो रीडिंग है वो हमें बतानी है कि एमीटर कितनी रीडिंग देगा। तो यहां पे एक बात गौर करना जरूरी है कि स्टेडी स्टेट पे जो हमारा कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो बॉल्स हैं ये दोनों प्लेट्स के बीच में मूव कर रही हैं तो स्टेडी स्टेट में भी हमारा कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। इवन इन द स्टेडी स्टेट सम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द एमीटर। Even though the capacitor is considered as an open circuit in the steady state, but still the balls will keep flowing between the two plates, which causes a current to flow in the circuit। ठीक है, अब पोटेंशियल V नॉट की अगर हम लोग बात करें तो के क्यू बाई स्मॉल आर होगा। जो स्फीयर के सरफेस का जो पोटेंशियल है वी राइट इट एज के क्यू बाई द डिवाइडेड बाय द रेडियस। अब हर एक बॉल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है,
तो इस वजह से वी नॉट का वैल्यू के क्यू बाई स्मॉल आर होगा। यहाँ से क्यू की वैल्यू हमारी वी नॉट इंटू आर अपॉन के, ये आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर क्या होगा, डेल्टा वी इंटू एच, वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी नॉट इंटू डिस्टेंस के बराबर, ठीक है, डेल्टा वी इंटू डिस्टेंस के बराबर, तो प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू एच, यानी कि 2 वी नॉट इंटू एच के बराबर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये सिलेंडर के अंदर का बात है। ठीक है, नाउ द एक्सेलरेशन हर एक स्फीयर का क्या होगा, q इंटू ई अपॉन एम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो q की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन से, जो q की वैल्यू आई थी उसको हम लोग एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जो कि यहां पर है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मास ऑफ ईच स्फीयर इज कांस्टेंट, द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज कांस्टेंट, ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस हमारा h है, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग करेंगे, u की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, तो वहां से हमारा जो h का वैल्यू आएगा दैट विल कम आउट टू बी ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहां से t की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी इक्वेशन से t की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो t की वैल्यू कुछ ऐसी होगी। अब यहां पे हम लोग को एवरेज करंट निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ बॉल्स हैं। ठीक है, और t टाइम में ये सारे के सारे बॉल्स बॉटम प्लेट से ऊपर की तरफ जा रही हैं। इस वाले फिगर में अगर देखें तो हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो h है, और ये डिस्टेंस कवर करने में हमें t टाइम लग रहा है। तो जो एवरेज करंट होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के बराबर। टोटल चार्ज विल बी n इंटू क्यू एंड टोटल टाइम इज t। ठीक है, अब q जो है यानी कि जो चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो v नॉट के प्रोपोर्शनल है, और टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी नॉट। चार्ज हमारा v नॉट के प्रोपोर्शनल है, और इस वाले इक्वेशन में अगर देखें तो टाइम हमारा 1 बाई वी नॉट के प्रोपोर्शनल है। तो जो एवरेज करंट होगा वो v नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाई वी नॉट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो एवरेज करंट है वो v नॉट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, q हमारा v नॉट के प्रोपोर्शनल है, टाइम हमारा 1 बाई वी नॉट के प्रोपोर्शनल है। तो इस एवरेज करंट के इक्वेशन में अगर हम लोग इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी वाले इक्वेशंस को अगर पुट कर दें, तो वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि जो एवरेज करंट है वो v नॉट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एवरेज करंट है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर। सो थैंक यू फ्यूचर रॉकस्टार्स, आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी एड्रेसिंग देम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड जय हिंद।